बेटा अपन कंपनी ऑडिट पढ़ रहे थे। बेटा मैंने ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को शीट नहीं भेजी थी क्योंकि उसकी पीडीएफ नहीं थी मेरे पास। मैंने अपनी पीडीएफ बना ली है, तो मैं क्लास के इमीडिएट बाद आपको उसकी शीट भी शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो आप लोग कल जब आएंगे तो उसका प्रिंट आउट लेकर आएंगे। मैं इमीडिएटली क्लास के बाद आपके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, चलिए आइए बेटा बोर्ड पे देखते हैं। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, प्लीज बोर्ड पर एक बार फोकस कर लीजिए। बच्चों हम लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे, प्लीज एक बार बोर्ड पर फोकस कर लीजिए। क्या मैं आपको पढ़ा रहा था उसी के अंदर हम आगे कंटिन्यू एक बार कर लेते हैं। ठीक है, इधर देखिएगा बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं, 10 पढ़ रहे हैं क्या? पहले मुझे बताओ चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं क्या? जी सर चैप्टर नंबर 10 ही पढ़ रहे हैं। अब बेटा ये जो चैप्टर नंबर 10 था इसमें हम लोगों ने अभी क्या इश्यू पढ़ना चालू किया है? इसमें बेटा हमने पढ़ना चालू किया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। पढ़ना चालू किया है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, पढ़ना चालू किया है कि नहीं किया पहले बताओ? करा है हमने, करा है ना? ठीक है, तो बेटा हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ना चालू किया। मैंने क्या पढ़ाया अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर में? मैंने क्या पढ़ाया? मैंने पहले एक चार्ट बनाया। मैंने चार्ट बना के क्या बोला कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट के टोटल कितने सिनारियोज हैं? 3 है। एक तो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी है, लास्ट वाला सिनारियो जो हम आज पढ़ेंगे, पर टोटल सिनारियो कितने हैं? 3 है। सबसे पहला सिनारियो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का क्या है? सबसे पहला सिनारियो है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर हु इज द फर्स्ट ऑडिटर इन द कंपनी। फर्स्ट ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सेक्शन 139(6) और 139(7) में था, डिपेंडिंग अपॉन की सरकारी कंपनी है या गैर सरकारी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। उसके बाद बेटा मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया? नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया? सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर पे 2 सेक्शन लगे, एक 139(1) लगा और एक 139(5) लगा। 139(1) तो बेटा गवर्नमेंट कंपनी का था, 139(1) तो बेटा किसका था? गवर्नमेंट कंपनी का था। और 139(5) किसका था? कंपनी अदर देन, सॉरी 139(1) तो अदर देन गवर्नमेंट कंपनी का था और 139(5) गवर्नमेंट कंपनी का था कि नहीं था? और 139(5) क्या बोलता है? 139(5) तो बोलता है कि भाई साल कमेंसमेंट होने से 180 डेज में सीएजी अपॉइंटमेंट कर दे गवर्नमेंट कंपनी ऑडिटर। और 139(1) में क्या था भाई? ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट होता है और एनुअल जनरल मीटिंग में होता है बाय पासिंग एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। उसमें अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में मैंने एक रूल पढ़ाया था, रूल 3 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014। रूल 3 पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बताइए? पढ़ाया था ना? तो हमने रूल 3 पढ़ा था। कोई दिक्कत है उसमें? कोई दिक्कत है क्या उसमें? नहीं सर उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हमको आ गया था। डन है। चलो अब क्या करना है? अब बेटा अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर का पहले तो आपने एक चार्ट बनाया था, मैंने रूल 3 का बनाया था, बना लिया सबने कॉपी में। बेटा आपके पास शीट है, लेके आओ ऊपर से। और किसके पास शीट नहीं है? कंपनी ऑडिट की शीट किसके पास नहीं? ले आओ बेटा फटाफट, ऊपर से दे रखी है मैंने एडिशनल शीट। आप ही दो ले आओ, आप ही दो ले आओ। और सबके पास है? ठीक है बेटा, मैं फिर एक चीज रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि अभी आप नए नए आए हैं, तो मेरे को पता है कम से कम 250 450 बार मेरे को बोलना पड़ेगा, तब शायद आपको याद होगा। मैं जब आपको शीट से रीडिंग करा रहा हूं तो जितनी चीजें मैं शीट पे लिखता हूं वो शीट पे लिख लो। फिर मेरी कई बार हैबिट होती है कोई चीज व्हाइट बोर्ड पे लिखने की, तो जो चीज मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं वो आप व्हाइट बोर्ड पर लिख लो। अब आपका व्हाइट बोर्ड आपकी नोटबुक है, आपका व्हाइट बोर्ड आपकी नोटबुक है। हाँ, कभी कोई चीज मैंने लिखने मना कर दी तो बात अलग है, अदरवाइज जो मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं, ग्रीन बोर्ड बोल लो, कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, तो जो चीज मैं ग्रीन बोर्ड पे बोल रहा हूं वो तो ग्रीन बोर्ड पे लिख लो। आपका ग्रीन बोर्ड आपकी नोटबुक है, और जो चीज मैं शीट में बोल रहा हूं वो शीट में लिखोगी। प्लस प्लस मेरी एक हैबिट है चीजों को हाईलाइट करने की, तो जो चीजें मैं हाईलाइट कर रहा हूं आपके पास एक हाईलाइटर होना चाहिए, और साथ के साथ आपको भी क्या करनी है? हाईलाइट करनी है। समझ में आ रहा है? क्योंकि एंड में लर्न करने में वो हाईलाइटर्स ही मदद करेंगे, एंड में लर्न करने में वो हाईलाइटर्स ही मदद करेंगे। डन है। चलिए, तो बेटा अब नॉर्मल सिचुएशन क्या है? 139(1) में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, 139(1) में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, 139(5) में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है। कहां कहां बेटा? 139(1) में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, 139(5) में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 139(1) में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, 139(5) में हो रहा है। 139(1) का ऑडिटर 5 साल के लिए अपॉइंट हो रहा है ना? और 139(5) में 1 ईयर ही है कि नहीं है? अरे है ना? ये हमने पढ़ा था 139(6) और 7 फर्स्ट ऑडिटर का है, तो फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर भी
फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर भी था तो 1 ईयर। क्लियर है? अब बेटा कई बार ऐसा होता है कि ऑडिटर अपने टेन्योर से पहले हट जाता है। जैसे इस बंदे का टेन्योर 5 साल है, 5 साल से पहले हट गया। इस बंदे का टेन्योर 1 साल है, 1 साल से पहले हट गया। इस बंदे का टेन्योर भी 1 साल है, 1 साल से पहले हट गया। क्यों हट गया? हो गया, मर गया। मर गया, मरता नहीं क्या आदमी? मरता नहीं है क्या आदमी? आप नहीं मरोगे क्या श्रेया कभी? बोले नहीं, मैं तो अश्वत्थामा। होगी भैया, तू तो मरेगा आज नहीं तो कल सही। अब मर गया ऑडिटर, मर जाता है भाई, उसमें क्या? पागल हो गया, पागल हो गया सीए की पढ़ाई करता करता। ठीक है, अनसाउंड माइंड हो गया, हो सकता है, उसमें क्या बात है। अच्छा, सीए फर्म थी, अब सीए फर्म मरती नहीं है, डिसॉल्व हो जाती है, सीए फर्म का डिसोल्यूशन हो गया। या ऑडिटर की लड़ाई हो गई कंपनी से, हो जाती है लड़ाई का क्या है? तो नहीं कभी किसी से लड़ाई, रोज ही होती होगी व्हाट्सएप पे। आजकल का टाइम ऐसा है ना। हाँ सही में गलत है फिर तो आदमी है। तो डेथ हो गई, अनसाउंड माइंड हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, अभी लड़ाई हो जाती है, नहीं पट रही कंपनी से, तो ऑडिटर रिजाइन भी कर जाता है। ठीक है, ऑडिटर रिजाइन भी कर जाता है। तो बेटा कॉन्सेप्ट क्या है, ये डेवलप करना जरूरी है। बेटा कॉन्सेप्ट ये है कि कई बार ऑडिटर अपने टेन्योर से पहले हट जाता है। तो किसी भी कारण से अगर ऑडिटर अपने टेन्योर से पहले हट गया तो हम बोलते हैं कि कैजुअल वैकेंसी हो गई। क्या हो गई? कैजुअल वैकेंसी। क्या मतलब है कैजुअल वैकेंसी? कैजुअल वैकेंसी माने खाली हो जाना स्थान। कैजुअल वैकेंसी मींस वैकेंसी अराइजिंग इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। कैजुअल वैकेंसी मींस वैकेंसी अराइजिंग इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर। बोले ऑडिटर का ऑफिस खाली हो गया, ऑडिटर का ऑफिस खाली हो गया यानी ऑडिटर हट गया। क्यों हट गया? क्यों हट गया ऑडिटर? ये लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है, तभी ऐसे ही है। ऑडिटर हट गया, क्यों हट गया? कोई भी रीजन हो सकता है, डेथ हो गई, अनसाउंड माइंड हो गया, सीए फर्म थी तो डिसॉल्व हो गई, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। और एक कारण और पढ़ाऊंगा आपको, अभी नहीं, मौका आने पे एक कारण और पढ़ाऊंगा, सेक्शन 141 का सबसेक्शन 4। ठीक है, 141 का सबसेक्शन 4 पढ़ेंगे वेरी सुन। 139 तो चल ही रहा है, फिर 140 फिर 141, यही है। तो भैया कई सारे ऐसे कारण होते हैं जहां ऑडिटर अपने टेन्योर से पहले हट जाता है, तो उस सिचुएशन को बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी। अब कैजुअल वैकेंसी होगी तो नया ऑडिटर तो बनाना पड़ेगा। कैजुअल वैकेंसी होगी तो नया ऑडिटर तो बनाना पड़ेगा। आज ये कंपनी की ऑडिटर थी श्रेया, मर गई। मान लो 5 साल के लिए इसको ऑडिटर बनाया था, 2 साल बाद मर गई, तो नया ऑडिटर तो बनाना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा? ये कंपनी की ऑडिटर है, पागल हो गई, ये कैसा नाम रखा तुमने यार, चेंज वेंज करो। चलो हाँ, बोल मत देना किसी को, आओ इधर। चलो, तो भाई दिक्कत तो होती है कोई ना कोई कारण से, तो अब नया ऑडिटर तो बनाना भाई। वैकेंसी आगे को ठीक है, भरनी भी तो पड़ेगी, या भरे नहीं तो फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी टॉपिक है कि भाई ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी आगे तो कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, वो बताएगा सेक्शन 139 का सबसेक्शन 1 लिखा रखा नहीं लिखा रखा, बुक में नहीं है, चार्ट कॉपी में बनाया है, बुक के पेन में पलट रहे हैं कहीं बेवकूफ। मेरी आवाज खराब आ रही है, क्या हो गया यार आज? अब ठीक आ रही है क्या बेटा? यस ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, सुनना मेरी बात ध्यान से। स्टूडेंट्स मैं समझना बोल रहा था, कुछ तो इशू है, अभी कम आ रही है क्या बेटा आपको आवाज? बीच बीच में क्रैक हो रही है, कोई तो नेटवर्क इशू है बेटा आज। मेरे को बताना अगर बीच में अभी वापस से ब्रेक हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? मेरे को बता देना, इन्फॉर्म कर देना। अगर लगे तो let me know। देसी तरीका देख लेते हैं, कुछ तो नेटवर्क इशू होगा।
ये टेक्निकल चीजें में कभी कभी ऐसा हो गई, इनका कोई उपाय नहीं होता। अभी ठीक है हुई क्या बेटा, बेटर है क्या? यस ठीक, अभी बेटर है तो ठीक है, अगर फिर इश्यू लगे तो मेरे को बता देना बस, है ना। आओ तो बेटा लास्ट क्लास में अब हम लोगों ने कैजुअल वैकेंसी का टॉपिक छोड़ दिया था, जो अब हमें आज स्टार्ट करना है। तब देखो एक बार हम अगर अपनी शीट पर लौट कर आए, अगर हम अपनी शीट पर लौट कर आए तो हमने यहां तक पढ़ लिया है। कहां तक पढ़ लिया सर? ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया, 139 पढ़ लिया, रीड भी करा दिया था। ये वाला पोर्शन तो अभी बाद में पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे बता देंगे आपको। अच्छा पोर्शन है बहुत। फिर अपन ने अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर भी पढ़ लिया, उसके बाद हमने अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी भी पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे बेटा फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर्स। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ ऑडिटर्स, सेक्शन 139 का सबसेक्शन 8 मिल गया बेटा। अब सर ये सब तो पढ़ते रहेंगे, सबसे पहले कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले बेटा कैजुअल वैकेंसी का एक बार मीनिंग पढ़ते हैं। क्या लिखा है मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी में? अब ये बेटा जो मीनिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी, याद रखना लॉ में गिवन नहीं है, नॉट गिवन इन लॉ। ये एक जनरल मीनिंग है जो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको लिख के दिया है। लॉ नहीं डिफाइन करता कैजुअल वैकेंसी। लॉ तो बोलता कुछ समझ लो देखी जाएगी, लॉ बोला हम नहीं बताएंगे क्या होता है, मत बताओ बाढ़ में जाओ। तब इन्होंने क्या बोला, लिखा हुआ देखो, मैंने दो लाइन लिख के दिए, द टर्म कैजुअल वैकेंसी हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर द कंपनीज एक्ट 13। लेकिन जनरली इसका क्या मतलब है? इट जनरली मीन्स अ वैकेंसी, वैकेंसी मतलब खाली हो जाना। इट जनरली मीन्स अ वैकेंसी कॉज्ड बाय द ऑडिटर सीजिंग टू एक्ट एज सच। सीजिंग टू एक्ट एज सच मतलब, सीजिंग वर्ड का मतलब होता है टू स्टॉप, बंद हो जाना। तो ऑडिटर ने काम करना बंद कर दिया। इट जनरली मीन्स अ वैकेंसी कॉज्ड बाय ऑडिटर सीजिंग टू एक्ट। सीजिंग टू एक्ट यानी ऑडिटर ने काम करना बंद कर दिया। कब बंद कर दिया? अपॉइंटमेंट के बाद। एज सच आफ्टर एक्सेप्टिंग अ वैलिड अपॉइंटमेंट, मतलब मैं ऑडिटर अपॉइंट हो गया था, मैं वैलिडली बन गया ऑडिटर, फिर मैंने काम करना बंद कर दिया। क्यों? क्या कारण थे? डेथ हो गई, यहां पे लिखा है डिस्क्वालिफिकेशन, ये पॉइंट मैंने अभी समझाया नहीं है। इसी पॉइंट के ऊपर सेक्शन लगता है 141 का सबसेक्शन 4, रेजिग्नेशन हो गया, और भी रीजन मैंने पीछे आपको एग्जांपल पर लिख के दिए थे। क्लियर है क्या बेटा? समझ में आया क्या? बस बी पॉइंट नहीं पढ़ना अपने को, बी पॉइंट नहीं पढ़ना, कट ही कर दो। क्यों नहीं पढ़ना सर? बेटा एक्चुअली जो ऊपर सेक्शन है उसकी समरी है बी पॉइंट में, समरी नहीं पढ़ेंगे, पूरा सेक्शन ही पढ़ेंगे। क्लियर है? समझ में आया? समझ में आया क्या? अब एक काम करो, एक सिंपल मीनिंग लिखो अपने याद रखने के लिए, और मैंने इसमें हाईलाइट कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब आपको कैजुअल वैकेंसी का मीनिंग पेपर में लर्न करके नहीं जाना, बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए ताकि ये सेक्शन समझ में आ जाए। आपको नहीं लर्न करके जाना, जो चीज लॉ में डिफाइंड ही नहीं है हम पेपर में क्यों लर्न करके जाएंगे भला? तो लिखेंगे कैजुअल वैकेंसी मीन्स casual vacancy means vacancy arising in the office of auditor after valid appointment. Vacancy arising in the ऑफिस ऑफ ऑडिटर आफ्टर वैलिड अपॉइंटमेंट। वैलिड अपॉइंटमेंट के बाद अगर ऑडिटर के ऑफिस में क्या आ गई? वैकेंसी आ गई, छूट गया ऑडिटर, ऑडिटर ने ऑडिट छोड़ दी, तो दैट इज कैजुअल वैकेंसी। ठीक है, सिंपल सा याद रखना है, कोई टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अब कैजुअल वैकेंसी भरेंगे कैसे? अब वही दो सिचुएशन बनेगी। कैजुअल वैकेंसी गवर्नमेंट कंपनी है तो कैसे भरी जाएगी? अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो कैसे भरी जाएगी? अब लॉ ने ऐसे नहीं लिखा, लॉ बोला बच्चे को बेवकूफ बनाएंगे, लॉ बोला बच्चे को बेवकूफ बनाएंगे। कान लॉ में कई बार क्या है बेटा, कान ऐसे क्यों पकड़ता है, ऐसे हाथ यूं घुमा के 4 बार और घुमा के पकड़ता है। इन्होंने बोला जिन केसेस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी करता है, बोले वहां कैजुअल वैकेंसी अलग तरीके से भरेंगे, और जिन केसेस में ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी नहीं करता, मतलब एनी अदर केस है, वहां अलग करेंगे। अब बताओ ऑडिटर का अपॉइंटमेंट सीएजी सिर्फ कौन सी कंपनी में करता है? तो चुपचाप से केस 1 गवर्नमेंट कंपनी और केस 2 नॉन गवर्नमेंट कंपनी लिख सकते थे ना।
ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो टेबल बनाई है सर, लॉ में लिखा है इसे। ऐसे बच्चे मेरे को लुक दे रहे सर आप ही ने तो लिखा, अरे मैंने नहीं लिखा भाई, मैंने सिर्फ टेबल बनाई है, ये मॉड्यूल में ऐसे लिखा हुआ है, बस मैंने वो कट कॉपी पेस्ट करी मॉड्यूल से और टेबल में डाल दी। खोल के देख लेना मॉड्यूल जब आ जाए। तो द कैजुअल वैकेंसी अराइजेज इन अ कंपनी whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by CAG. तो कैजुअल वैकेंसी अराइजेज इन अ कंपनी whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by CAG। मतलब कैजुअल वैकेंसी तब आती है, कब आती है? कैजुअल वैकेंसी अराइजेज इन कंपनी whose accounts are subject to audit by an auditor appointed by CAG। एक ऑडिटर है, उसका अपॉइंटमेंट किसने किया है? CAG ने किया है। तब अगर कैजुअल वैकेंसी है तो क्या होगा, यानी सिंपल टर्म्स में गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी कैसे भरेंगे। अब जैसे मान लो फाइनेंशियल ईयर 21-22 चल रहा था, मिस्टर एक्स एक कंपनी है मान लो राम लिमिटेड, मिस्टर एक्स एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मिस्टर एक्स लिखना ही नहीं चाहिए, सीए एक्स ऑडिटर है कंपनी के, क्या है? ऑडिटर है कंपनी के। अब अचानक से 1 नवंबर 2021 को इनकी डेथ हो गई, मर गए, किसी भी कारण से मर गए, कोविड हो गया, मर गए, जो भी था, तभी कैजुअल वैकेंसी भरनी पड़ेगी। तो लॉ बोला यार सीएजी भरेगा कैजुअल वैकेंसी। तो बोले जिस दिन कैजुअल वैकेंसी आई, कब आई? 1 नवंबर। 1 नवंबर में 30 डेज जोड़ो, 1 नवंबर में 30 डेज जोड़ो, 1 दिसंबर को पूरे होंगे। तो बोले जिस दिन कैजुअल वैकेंसी आई उसके 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बढ़नी है। जिस दिन क्या आई? कैजुअल वैकेंसी आई, उसके 30 डेज के अंदर अंदर कैजुअल वैकेंसी किसको बढ़नी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बढ़नी है। तो कैजुअल वैकेंसी कब आई? 1 नवंबर को। 1 नवंबर में कितने दिन जोड़ोगे? 30 डेज। तो कब पूरे होंगे? 1 दिसंबर को। तो बोले सीएजी भरेगा। सच वैकेंसी शैल बी फिल्ड अप विद इन 30 डेज बाय सीएजी। सीएजी भर देगा 30 डेज। अच्छा, अब सीएजी को कब तक भरनी है? 1 दिसंबर तक, 30 डेज तक। सीएजी ने नहीं भरी तो 30 डेज में लॉ बोला या तो 30 डेज में सीएजी भर दे। 30 डेज में सीएजी ने नहीं भरी वैकेंसी, मतलब 1 दिसंबर तक सीएजी ने नया ऑडिटर नहीं बनाया, तो उससे अगले 30 डेज में बोर्ड भर दे। कौन भर दे? बोर्ड भर दे। मतलब पहले 30 डेज में सीएजी, फिर अगले 30 डेज में बोर्ड। तो इन केस सीएजी डज नॉट फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन 30 डेज, द बोर्ड शैल फिल द कैजुअल वैकेंसी विद इन नेक्स्ट 30 डेज। तो 1 दिसंबर से नेक्स्ट 30 डेज हो गए 31 दिसंबर। बोलो आया? बोलो आया? आगे ना 31 दिसंबर। चले आगे, न्यू ईयर मनाएंगे अपन। चले आगे, आप तो फिर क्या ही मनाओगे, सीए करोगे, आ जाओ। और एनी अदर केस में क्या होगा भैया, कैजुअल वैकेंसी कैसे भरेंगे? बोले कुछ नहीं यार, देखो इजी है। बोले बोर्ड भरेगा 30 डेज में, बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है, बस और कोई ऑप्शन नहीं है, बोर्ड भरेगा 30 डेज में, नक्की, खत्म। ऑप्शन ही नहीं है कि बोर्ड ने नहीं करा तो ये कर देंगे, इसने नहीं करा तो वो कर देंगे ना। कैजुअल वैकेंसी आई मान लो 1 नवंबर को, 1 नवंबर से 30 डेज पूरे हुए 1 दिसंबर को, बोर्ड भरेगा, बात खत्म। सच कैजुअल वैकेंसी शैल बी फिल्ड विद इन 30 डेज बाय द बोर्ड। सच कैजुअल वैकेंसी शैल बी विद इन 30 डेज बाय द बोर्ड। कोई क्वेरी? कोई क्वेरी? अब सर लॉ एक चीज और बोला, सपोज करो 1 नवंबर को ऑडिटर मर गया, तो कैजुअल वैकेंसी बोर्ड भरेगा, 30 डेज में भरेगा। 30 डेज तो मैक्सिमम है ना। मैं कहता हूं 18 नवंबर 2021 को इस वाले केस में 18 नवंबर 2021 को अब हुआ क्या, कहानी देखते जाना। अब की बार हम बोल रहे हैं ऑडिटर मरा नहीं, अब की बार हम बोल रहे हैं ऑडिटर मरा नहीं, ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन कर दिया तो भी तो कैजुअल वैकेंसी आई है। और एनी अदर केस की बात हो रही है, इस वाले केस की, है ना। तो 30 डेज में भाई बोर्ड को वैकेंसी बढ़नी थी, तो मैं कहता हूं 18 नवंबर 2021 को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सीए वाई को ऑडिटर बना दिया। लेकिन अब लॉ बोला अगर कैजुअल वैकेंसी का रीजन रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर है, बोले कोई और रीजन था तो बस यहां पे आके किस्सा खत्म हो जाता, बोर्ड ने अपॉइंट कर दिया, बात खत्म।
लॉ बोला अगर कैजुअल वैकेंसी का रीजन रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर है, अगर कैजुअल वैकेंसी का रीजन रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर है, तो बोले जहां कैजुअल वैकेंसी का रीजन रेजिग्नेशन बाय ऑडिटर है, बोले वहां पर जिस दिन ऑडिटर का अपन ने अपॉइंटमेंट कर दिया ना सीएवाई का, उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर ईजीएम करा के, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करा के, जिस बंदे को बोर्ड ने अपॉइंट किया है उस पर शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी चाहिए। मतलब 2 लेवल पे अप्रूवल आ गई। पहले तो 18 नवंबर को बोर्ड ने अप्रूव कर दिया कि भाई सीएवाई को बना दो। अब जिस दिन बोर्ड ने अप्रूव किया उससे अगले 3 महीनों में, 18 नवंबर से 3 महीने जोड़ोगे तो 18 फरवरी आएगा, 18 नवंबर से 18 दिसंबर, 18 दिसंबर से 18 जनवरी, 18 जनवरी से 18 फरवरी तक, टिल 18th ऑफ फेब 2022 आपको करानी पड़ेगी ईजीएम, और ईजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके जिस बंदे को अपॉइंट बोर्ड ने किया है उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। मतलब कहानी हो गई कि अगर कैजुअल वैकेंसी आई तो 30 डेज में बोर्ड ने भर दी, 30 डेज में बात खत्म। पर अगर कैजुअल वैकेंसी का रीजन रेजिग्नेशन है तो पहले 30 डेज में बोर्ड ने भर दी, फिर बोर्ड ने जिस दिन वैकेंसी भरी उसके 3 महीने में ईजीएम हुई और शेयर होल्डर्स की अप्रूवल भी ली गई। बोलो आया। पर ये जो पूरी कहानी है ये सिर्फ एनी अदर कंपनी में, आज गवर्नमेंट कंपनी होती ये वाला केस होता, यहां पे रेजिग्नेशन हो, डेथ हो, डिसोल्यूशन हो, कुछ भी हो, डजंट मैटर, बस सीए सिंपल है, 30 डेज में सीएजी भर दे, सीएजी ने 30 डेज में नहीं भरी तो अगले 30 डेज में बोर्ड भर दे। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो यार। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, इन केस द कैजुअल वैकेंसी अरोज ड्यू टू रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर इट शैल बी फिल्ड विद इन 30 डेज बाय द बोर्ड। बोर्ड भर दे एक बार तो 30 डेज में, उसके बाद एंड द अपॉइंटमेंट मेड बाय द बोर्ड शैल बी अप्रूव्ड इन अ जीएम। ये जीएम कौन सी है? ईजीएम है, ध्यान रखना। इन एन ईजीएम कन्वीन, कन्वीन मतलब कॉल्ड, कन्वीन माने बुलाना, ईजीएम बुला के उसमें कर लेंगे। इन ईजीएम कितने दिन में बुलानी है? ईजीएम विद इन 3 मंथ्स ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, मतलब बोर्ड जब अपॉइंट करेगा उससे 3 मंथ्स। बोलो आया? आया नहीं आया? तो अगर आपसे कोई पूछ ले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि कैजुअल वैकेंसी कैसे बढ़नी है, तब क्या बोलेंगे? कैसे बढ़नी है? आप बोलेंगे कैजुअल वैकेंसी अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो बोले गवर्नमेंट कंपनी के केस में 30 डेज में सीएजी भरेगा, और सीएजी ने नहीं भरी तो बोर्ड भरेगा नेक्स्ट 30 डेज में। और बोले अदर कंपनी है तो विद इन 30 डेज बस बोर्ड को वैकेंसी बढ़नी है। और अगर रीजन रेजिग्नेशन था तो 30 डेज में पहले बोर्ड वैकेंसी भरेगा, फिर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी 3 महीने में, और मेंबर्स की अप्रूवल भी ली जाएगी। क्लियर है क्या बच्चों? अरे बोलिए आया नहीं आया? सबको क्लियर है? बोलिए यस और यस, सबको आ गया? चलिए, तो यहां पर आकर बेटा अपना फिनिश होता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। क्या फिनिश होता है? अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। कितने केस थे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के? 3। कितने केस थे अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर के? 3। तीनों के तीनों केस मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सिखा दिए। डन है? चले आगे। बोलो चले या बहुत है आज के लिए? पढ़ाऊं सही में? क्या बोलते हो बेटा ऑनलाइन में? बस आज के लिए इतने रखें, कभी कभी कम भी पढ़ना चाहिए। किसका मेरे से पढ़े हुए? चलो 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 आओ। किसका बर्थडे? चलो आओ। अब बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बहुत मतलब निहायत जरूरी पॉइंट है। मैं समझा रहा हूं, समझना। अच्छा मान लो एक कंपनी बना रखी है इसने, श्रेया ने, तमन्ना ने और यश ने। श्रेया ने, तमन्ना ने और यश ने कंपनी बना रखी है। श्रेया ने, तमन्ना ने और यश ने। कंपनी का नाम है लेटर से XYZ लिमिटेड। अब ये क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि अपनी जनरल मीटिंग कराई, एजीएम कराई। एजीएम में होता है नॉर्मली तो ऑडिटर अपॉइंट,
एजीएम कराई, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके मुझे ऑडिटर बना दिया। मेरे से पूछा ही नहीं कि हमारी ऑडिट करोगे नहीं करोगे, मेरे से पूछा ही नहीं, मेरे से बिना पूछे एजीएम करा के वार पास करके मुझे ऑडिटर बना दिया। फिर एजीएम में मैं ऑडिटर बन गया, फिर मेरे को अगले दिन फोन करते हैं, भैया बधाई हो आप ऑडिटर बन गए। मैंने पागल हो गए, तुम्हारी ऑडिट कौन करेगा, करनी नहीं थी मेरे को इनकी ऑडिट। आप किसी को जबरदस्ती ऑडिटर बना सकते हो क्या, करनी नहीं, तेरी ऑडिट कौन करेगा बेटा, पागल होता ना, मैं ऐसे नहीं करता। ठीक है, ये बोले सर 20 लाख रुपए देंगे तो 20 करोड़ दे, तुम्हारी ऑडिट कौन करेगा, पागल हुआ मैं, नहीं करूंगा मैं, तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तू आदमी शक्ल से विजय माल्या लगता है, तेरी ऑडिट कहां से करूंगा मैं बता। तो भाई आज ऐसे थोड़ी कि आप जिस बंदे को ऑडिटर बनाने जाओगे वो रेडी बैठा रहे, हाँ भैया आओ यार ऑडिट करा दो, कर लो यार, ऐसे नहीं होता। तब लॉ ये बोलता है कहीं पे भी आप ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करो, चाहे फर्स्ट ऑडिटर बनाओ चाहे सब्सिक्वेंट ऑडिटर बनाओ, डजंट मैटर। बोले बिफोर अपॉइंटिंग एनीवन एज ऑडिटर पहले उसकी लिखित में कंसेंट ले लो, रिटर्न में कंसेंट माने अप्रूवल ले लो कि वो ऑडिटर बनने के लिए रेडी है। आज ये चाहते थे अभिषेक सर को ऑडिटर बनाए, तो पहले ऑडिटर नहीं बनाएंगे, पहले मेरे पास आएंगे, मुझे प्रपोजल देंगे, सर आप हमारे ऑडिटर बनोगे क्या। मान लो मैंने कह दिया हाँ बनूंगा, तो मैं इनको एक रिटर्न में कंसेंट लिख के दूंगा कि आई अग्री टू बिकम ऑडिटर ऑफ सो एंड सो कंपनी, और साइन करके दूंगा। तो जब तक मैं इनको रिटर्न कंसेंट नहीं दूंगा ये मेरे को ऑडिटर नहीं बना सकते। क्लियर है। एक चीज और, ये मुझे ऑडिटर बनाना चाहते हैं, तो मुझे ऑडिटर बनाने से पहले इन्हें मुझसे लेना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, या ऑडिटर बनने से पहले मुझे इनको देना पड़ेगा एक सर्टिफिकेट, और उस सर्टिफिकेट में मुझे कुछ बातें बोलनी पड़ेगी। अगर मैं मना कर दूं नहीं मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा, मैं बताऊंगा किस चीज का सर्टिफिकेट, पर अगर मैं मना कर दूं कि मैं सर्टिफिकेट नहीं दूंगा तो ये मुझे एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। इधर देखना बेटा, इधर देखना बेटा, सर ये प्रोविजन बोल क्या रहा है, ठीक है, अब इधर देखना बेटा, ये प्रोविजन बोल क्या रहा है, ये प्रोविजन बोल रहा है कि कंपनी है, क्या है, कंपनी है, कंपनी कोई भी ले लो, मान लो XYZ लिमिटेड, उसमें अभी प्रपोजल है कि सीए राम को ऑडिटर बनाएंगे, किसको, सीए राम को ऑडिटर बनाएंगे। सीए राम कंपनी के क्या है, प्रपोज्ड ऑडिटर है, ऑडिटर नहीं है, अभी बने नहीं है, सिर्फ एक प्रपोजल है कि यार ये इतना बढ़िया बंदा है इसको ऑडिटर बनाएंगे। तो लॉ बोला ये जो प्रपोज्ड ऑडिटर है इसकी ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है बेटा, प्रपोज्ड ऑडिटर, ये जो राम है इसकी ड्यूटी है, क्या ड्यूटी है, ये ऑडिटर बनने से पहले, ये ऑडिटर बनने से पहले, बिफोर अपॉइंटमेंट, ये ऑडिटर बनने से पहले एक तो कंपनी को रिटर्न कंसेंट दे, क्या दे, रिटर्न कंसेंट दे कि हाँ भाई मैं ऑडिटर बनने के लिए रेडी हूं, अगर आपने मुझे ऑडिटर बनाया तो मैं ऑडिटर बन जाऊंगा। क्लियर है। और प्लस ये कंपनी को क्या दे, एक सर्टिफिकेट। अब सर्टिफिकेट में क्या बताएगा वो मैं अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ, यहां तक क्लियर है। और कोई सा भी ऑडिटर हो, गवर्नमेंट कंपनी हो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी हो, फर्स्ट ऑडिटर हो, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केस ये चीज हर जगह होनी है। या क्या फर्स्ट ऑडिटर को बिना पूछे बना लोगे क्या, नहीं बना सकते ना, तो ये चीज हर जगह होनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर है या कैजुअल वैकेंसी है या क्या है, या गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। अब लॉ क्या बोला, बिफोर एनी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड, यानी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करने से पहले, द ऑडिटर शैल फर्निश टू द कंपनी, फर्निश माने देना, प्रोवाइड करना, ऑडिटर कंपनी को देगा, ऑडिटर कंपनी को प्रोवाइड करेगा। कितनी चीजें प्रोवाइड करेगा, दो, एक तो ऑडिटर देगा हिज रिटर्न कंसेंट फॉर अपॉइंटमेंट, वो अपनी लिखित में कंसेंट देगा, हाँ भाई मैं रेडी हूं ऑडिटर बनने के लिए, बोले अगर आपने मुझे ऑडिटर बनाया तो मैं खुशी खुशी बन जाऊंगा। प्लस क्या देगा, सर्टिफिकेट। अब सर वो सर्टिफिकेट में बोलेगा कि अगर आपने मुझे ऑडिटर बनाया, अगर बनाया तो मेरा अपॉइंटमेंट एज पर प्रिस्क्राइब्ड कंडीशंस होगा। क्या बोलेगा कि अगर आपने मेरा ऑडिटर बनाया, आपने मुझे ऑडिटर बनाया, तो बोले मैं वादा करता हूं, बोले मैं वादा करता हूं, बोले मैं भगवान कसम खाता हूं कि मेरा अपॉइंटमेंट एज पर
प्रिस्क्राइब कंडीशन होगा। मेरा अपॉइंटमेंट किसके अकॉर्डिंग होगा? प्रिस्क्राइब कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा। ऑडिटर क्या देगा? सर्टिफिकेट। अब आप बोलोगे सर ये प्रिस्क्राइब कंडीशन मतलब, आप बताओ प्रिस्क्राइब कंडीशन मतलब क्या? प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। तब हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि रूल्स क्या बोल रहे हैं। तो ये ऑडिटर क्या देगा? सर्टिफिकेट दैट अपॉइंटमेंट इफ मेड shall be in accordance with the conditions as may be prescribed। अब प्रिस्क्राइब कंडीशन क्या है देखना। अब देखो ये प्रिस्क्राइब कंडीशन कहां के बने? रूल 4 में। रूल 4 किसका है? ये कंपनी ऑडिटर रूल्स 2014 बताई थी बात। अब रूल 4 क्या बोल रहा है? द ऑडिटर प्रपोज टू बी अपॉइंटेड शैल सबमिट अ सर्टिफिकेट दैट, वो सर्टिफिकेट देगा। क्या देगा? सर्टिफिकेट। अब सब सर्टिफिकेट में वो सबसे पहले ये बोलेगा कि मैं ऑडिटर अपॉइंट होने के लिए क्वालिफाइड हूं और डिस्क्वालिफाइड। अब क्वालिफाइड कौन होता है ऑडिटर बनने के लिए? बोले चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अब जैसे मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूं, कैसे पता मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हूं? कैसे पता? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है मेरे पास। कहां से मिला? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से मिला। तो लॉ बोला मैं सबसे पहले मैं कौन? ये जो राम है, ये जो राम है, ये सबसे पहले कंपनी को सर्टिफिकेट में ये बोलेगा कि अगर आपने मेरा को ऑडिटर बनाया तो मैं वादा करता हूं कि मैं ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड हूं एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड मैं ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड हूं एज पर सी एक्ट 1949। बोले सी एक्ट के अनुसार भी और कंपनीज एक्ट के अनुसार भी मैं ऑडिटर बनने के लिए क्वालिफाइड हूं, मैं वादा करता हूं। तो सर्टिफिकेट में क्या बोलेगा? द इंडिविजुअल और द फर्म। मैं बोल रहा हूं ये चीज सर्टिफिकेट में कि अगर इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल बोल रहा है, फर्म है तो फर्म बोल रही है। द इंडिविजुअल और द फर्म इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। बोले हम एलिजिबल बंदे हैं, डिस्क्वालिफाइड नहीं है हम कोई, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट। एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013। बोले मैं कंपनीज एक्ट में भी क्वालिफाइड हूं और मैं द चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में भी क्वालिफाइड हूं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, दूसरा मैं सर्टिफिकेट में बोलूंगा मैं वादा करता हूं कि मेरा अपॉइंटमेंट एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ कंपनीज एक्ट हो रहा है। बोले मैंने कहीं कंपनीज एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं किया, मैंने कहीं कंपनीज एक्ट का कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया। बोले मेरे को कसम है, मैं कसम खा रहा हूं कि मेरा अपॉइंटमेंट एज पर द एक्ट है। तो क्या बोलेगा? द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज एज पर द टर्म्स प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। एक्ट मतलब भाई कंपनीज एक्ट। अच्छा मैं एक और बोलूंगा, सर एक सीए को एक साल में 20 ऑडिट करना अलाउड होती है। एक सीए को एक साल में, जैसे अभिषेक सर है, अभिषेक सर एक साल में मैक्सिमम कितनी ऑडिट कर सकते हैं? 20। तो मैं एक और कसम खाऊंगा, मैं वादा करता हूं भाई और बहनों, अगर मेरा अपॉइंटमेंट किया गया तो वो विद इन लिमिट होगा। बोले अभी मेरी 20 की लिमिट पूरी नहीं हुई है तो मैं ले सकता हूं तुम्हारी ऑडिट, तुम दे दो मेरे को ऑडिट। तो ये भी मेरे को कसम खानी। तो सर्टिफिकेट में एक और कसम क्या खाऊंगा? द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट। लिमिट कितनी है? 20 ऑडिट्स की है। अब आप कहोगे सर आपने कभी बताया ही नहीं, आएगा भी आगे सेक्शन में, बिना कहां से बता दूं। तो अब प्रपोज ऑडिट, द प्रपोज अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट लेट डाउन अंडर द एक्ट। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर है? एक पॉइंट और आता है सर्टिफिकेट में, वो भी कट हो रहा है। तो लॉ क्या बोल रहा है? लॉ क्या बोल रहा है? ऑडिटर को क्या देना है अपॉइंटमेंट से पहले? क्या देना है ऑडिटर को? एक तो रिटर्न कंसेंट कि भैया मैं ऑडिटर बनने के लिए रेडी हूं, और एक सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट में क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? कि मैं वादा करता हूं कि जो मेरा अपॉइंटमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग है? कंडीशंस के अकॉर्डिंग है जो प्रिस्क्राइब्ड है। प्रिस्क्राइब कंडीशन टोटल कितनी है? 4। पहली कंडीशन वो बोलेगा, सर्टिफिकेट में बोलेगा कि मैं अपॉइंटमेंट होने के लिए एलिजिबल हूं। एलिजिबल हूं मतलब क्वालिफाइड हूं। बोले मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं, मैं डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं। कहां डिस्क्वालिफाइड नहीं हूं? बोले कंपनीज एक्ट में भी नहीं हूं और सी एक्ट 1949 में भी नहीं हूं। दूसरी कंडीशन क्या है? बोले मेरा अपॉइंटमेंट इस एक्ट के अनुसार हो रहा है, एज पर द टर्म्स हो रहा है। तीसरी कंडीशन क्या है? बोले मेरा अपॉइंटमेंट विद इन द लिमिट हो रहा है। यहां तक क्लियर है? अच्छा अब एक चीज और बताता हूं।
सर एक्चुअल में ऑडिटर ये जो सर्टिफिकेट देता है कंपनी को, ये वाला, जब ऑडिटर कंपनी को ये वाला क्या देता है, सर्टिफिकेट, ये वाला, तो बेटा इस सर्टिफिकेट के साथ ऑडिटर को, जो ऑडिटर के ऊपर कोई पेंडिंग लीगल केसेस चल रहे हैं, कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के, या कोई पेंडिंग लीगल केस नहीं है, कोई पुराने सालों में ऑडिटर के ऊपर कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के केसेस हुए हैं, तो उसकी एक लिस्ट देनी होती है। और ऑडिटर फिर इस सर्टिफिकेट में कसम खाता है कि जो भी पेंडिंग लीगल केसेस मेरे अगेंस्ट चल रहे हैं, मेरी फर्म के अगेंस्ट चल रहे हैं, मेरी फर्म के पार्टनर के अगेंस्ट चल रहे हैं, उन सबकी मैं आपको जो लिस्ट दे रहा हूं वो ट्रू एंड करेक्ट है। बोले मैंने कोई पेंडिंग लीगल केस आपसे छुपाया नहीं है, कोई पेंडिंग लीगल प्रोसीडिंग मैंने छुपाई नहीं है, जो लीगल प्रोसीडिंग है सारी लीगल प्रोसीडिंग एकदम सच सच दिल से मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूं। तो ऑडिटर एक और चीज क्या बताएगा, देखो ये जो सर्टिफिकेट है, इन्होंने बोला सर्टिफिकेट में क्या बोलना है कि जो कंडीशंस हैं प्रिस्क्राइब वाली, मैं उसके अकॉर्डिंग अपॉइंट हो रहा हूं। अब प्रिस्क्राइब का मतलब हो गया प्रिस्क्राइब बाय रूल। अब रूल में कितनी कंडीशन प्रिस्क्राइब हो गई, 1, 2, 3 और 4। चौथी कंडीशन ये है कि मैं वादा करता हूं कि ये जो लिस्ट है पेंडिंग लीगल केसेस की जो मैं आपको दे रहा हूं वो मेरे अनुसार ट्रू एंड करेक्ट है, मैंने कोई पेंडिंग लीगल केस आपसे नहीं छुपाया। बोलो आया, यहां तक हाईलाइट हो चुका क्या आपका? और क्या बताना है, लास्ट पॉइंट क्या बताना है, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द ऑडिटर और ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ द ऑडिट फर्म। लिस्ट है प्रोसीडिंग की अगेंस्ट द ऑडिटर और ऑडिट फर्म और पार्टनर ऑफ द फर्म जो पेंडिंग चल रहे हैं। पेंडिंग प्रोसीडिंग माने लीगल केसेस। तो द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट ऑडिटर और ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म पेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल मैटर्स ऑफ कंडक्ट, जो सर्टिफिकेट में हमने दिए एज डिस्क्लोज्ड इन सर्टिफिकेट इज ट्रू एंड करेक्ट। हम सर्टिफिकेट में बोल रहे हैं कि हमने आपको जो लिस्ट दी है हम वादा करते हैं कि वो लिस्ट ट्रू एंड करेक्ट है। तो आखिरी पॉइंट, लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग देनी है ऑन मैटर्स ऑफ कंडक्ट, और आपको बोलना है कि जो मैं लिस्ट दे रहा हूं वो ट्रू एंड करेक्ट है। बोलिए आ गया क्या? अरे आ गया क्या बेटा? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? ऑफलाइन में सबको क्लियर है? समझ में आया? पक्का? तो ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं कि बिफोर एनी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इज मेड द ऑडिटर शेल फर्निश टू कंपनी इज रिटन कंसेंट फॉर सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड शेल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एंड सर्टिफिकेट में एक और चीज बोलनी है, ये तो प्रिस्क्राइब कंडीशन हो गई, ये वाली तो, ये वाली तो, और ये वाली तो, और ये वाली तो, ठीक है। उसके अलावा वो बोलेगा सर्टिफिकेट में द ऑडिटर सेटिस्फाइज द क्राइटेरिया प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 141, नॉट नीडेड। ये पॉइंट लॉ के अंदर नीडेड नहीं था, लिखा हुआ है तो पढ़ना पड़ेगा। 141 में ऑडिटर की क्वालिफिकेशंस है। तब आप सर्टिफिकेट में क्या बोलोगे कि जो क्राइटेरिया है मतलब क्वालिफिकेशन है 141 में, उसके अकॉर्डिंग मैं अपॉइंट हो रहा हूं। तो ये बात तो ऑलरेडी आपने कहां लिख दी, रूल में लिख दी, लिख दी कि नहीं लिख दी? यही बात आपने रूल में, तो अननेसेसरी रिपीटिशन है कि नहीं है? है, पर ठीक है अब लॉ में लिखा है तो लिखा है, मैं तो एक बार पढ़ा दिया, हाईलाइट कुछ नहीं कर रहा इसमें। बोलिए आया? इसलिए मैं बी पॉइंट को हाईलाइट कुछ नहीं करूंगा, बी के सेकंड पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को। ठीक है क्या बेटा? समझ में आया? बस एक पार्ट और बचा है छोटा सा, यहां तक क्लियर है? अच्छा अभी लास्ट क्या बोलते हैं इधर देखना, लास्ट क्या बोलते हैं इधर देखना। बेटा अब जैसे कंपनी ने किसी बंदे को ऑडिटर बना दिया, कंपनी ने किसी बंदे को क्या बना दिया? ऑडिटर बना दिया। तो बेटा लॉ ये बोला कि अगर कंपनी ने किसी बंदे को क्या बना दिया है? ऑडिटर। तो इन्होंने बोला
कि कंपनी ने जिस बंदे को ऑडिटर बनाया, एक तो उसे और एक आरओसी को। कंपनी ने एक तो जिस बंदे को ऑडिटर बनाया उसे और एक आरओसी को। कंपनी ने एक तो जिस बंदे को ऑडिटर बनाया उसे और एक आरओसी को। बोले ये दो लोगों को कंपनी को नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट भेजना है। क्या भेजना है? नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट भेजकर इन्हें इन्फॉर्म करना है कि भैया ये तुम्हारी सूचना के लिए है कि हमने तुम्हें क्या बना दिया है? ऑडिटर। और आरओसी को भी नोटिस भेज के बोलेंगे, है आरओसी आपकी सूचना के लिए है कि फलाने बंदे को हमने अपना क्या बना दिया है? ऑडिटर। तो कंपनी को क्या भेजना है बेटा? एक नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। कंपनी को क्या भेजना है बेटा? एक नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। किसको भेजना है नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट? ऑडिटर को भी और आरओसी को भी। अब कितने दिन में भेजना है? लॉ बोला अपॉइंटमेंट से 15 दिन में भेजना है। अपॉइंटमेंट से 15 दिन में भेजना है। और नोटिस के लिए अलग से एक फॉर्म आता है, फॉर्म एडीटी 1, इसमें भेजना है। मतलब क्या रूल है? मतलब क्या रूल है कि अगर आपने किसी बंदे को क्या बना दिया? ऑडिटर, तो जिस दिन ऑडिटर बनाया उससे 15 दिन में फॉर्म एडीटी 1 में आरओसी को भी नोटिस भेजो कि हमने फलाने बंदे को ऑडिटर बना दिया है, और ऑडिटर को भी नोटिस भेजो कि भाई बधाई हो, मुंह मीठा कराओ, हमने आपको अपना ऑडिटर बना दिया। बोलो आया? तो क्या लिखा है? द कंपनी शेल inform the auditor concerned of his or its appointment and file a notice of such appointment with registrar in form number ADT1 within 15 days of the meeting in which the auditor is appointed. बोलिए आया नहीं आया बेटा समझ में? अरे आ गया? तो ये लोग क्या बोल रहे हैं? कंपनी एक तो इन्फॉर्म करे ऑडिटर को और एक नोटिस दे रजिस्ट्रार को फॉर्म एडीटी 1 में 15 दिन में अपॉइंटमेंट की। ठीक है? अरे ठीक है क्या? आ पा रहा नहीं आ पा रहा समझ में? यस सर। बोलो भाई, सबको क्लियर है ऑनलाइन ऑफलाइन? बोलो मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, सबको क्लियर है? पक्का आ गया? चलूं आगे? चले आगे? चलते। ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज बताता हूं बेटा, लीगल वर्क करने के लिए क्या होता है? अलग अलग फॉर्म आते हैं। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, जितने भी फॉर्म्स बनाए हैं चैप्टर के नाम पर बनाए हैं। जैसे हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। हमारे सिलेबस का पहला चैप्टर क्या है? तो यहां पे जो फॉर्म चलते हैं उनका नाम है आईएनसी। या हमारे सिलेबस का दूसरा चैप्टर है प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो इस चैप्टर में जितने फॉर्म है उनका नाम है PAS। तो PS नाम है। वैसे अभी हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ऑडिट, ADT। इस चैप्टर में जितने फॉर्म आएंगे सबका नाम ADT होगा। अब वो सीरीज चलेगी। अभी पहला है ADT 1, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। इस चैप्टर में टोटल 4 ही फॉर्म है, ADT 1, ADT 2, ADT 3 एंड ADT 4। बताइए आया नहीं आया? अरे बोलिए आया? तो आपको बेटा सिंपल सा ध्यान रखना है, आपको बेटा सिंपल सा ध्यान रखना है। मैंने इसीलिए अभी बात बताई क्योंकि यहां पे एक फॉर्म का क्या आ गया था? रेफरेंस आ गया था ADT 1 का। डन है? तो कुल मिला के अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। अब जाके मैं बोलूंगा फाइनली कि ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड जितनी बातें थी ऑलमोस्ट हो गई। अभी 2 सेक्शन और पढ़ाने लेते हैं। यहां तक क्लियर है? चलूं आगे, प्रोसीड कर दो आगे। तो अभी हमने सेक्शन क्या क्या पढ़ लिया? 139(1), 139(2), 139(3), 139(4 नहीं पढ़ा। 139(5) हो गया, 139(6) हो गया, 139(7) भी हो गया, 139(8) भी हो गया। तब लगे हाथ 139(9) और 139(10) भी पढ़ लेते हैं। ये बोल रहा है इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है? चलो तो बेटा इधर देखना, आप इधर देखना। दिख गया? दिखा क्या? 139(9) और 10
सभी बच्चों को अब देखना है। अब सर सवाल ये उठता है, नॉर्मली 139(1) क्या बोलता है, ऑडिटर कितने साल के लिए आता है? मान लो हमने यश को 5 साल के लिए ऑडिटर बनाया, यश के 5 साल पूरे हो गए, क्या हम 5 साल बाद यश को रीअपॉइंट कर सकते हैं? यस और नो मत बोलो, यस। अब 139(9) बोला, सेक्शन 139 का सबसेक्शन 9 बोला, अब 139 का 9 क्या बोला? सेक्शन 139 का 9 क्या बोला बेटा? 139 का 9 बोला कि अगर आप किसी बंदे को ऑडिटर बनाना चाहते हो, रीअपॉइंट करना चाहते हो, रीअपॉइंट, बोले आजा, फिर से आजा, तू 5 साल हो गए, आजा आजा बेटा, फिर से आजा, तो बोले 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। क्या क्या 3? ये बोल रहा है आर रिटायरिंग ऑडिटर मे बी रीअपॉइंट, बोले कर लो, हम क्या मना कर, एट एन एनुअल जनरल मीटिंग। इफ, पहली कंडीशन, वो डिस्क्वालिफाइड ना हुआ अपॉइंटमेंट के लिए। अब डिस्क्वालिफाइड कैसे हो जाएगा? हो सकता है हमारी कंपनी में ऑडिट लेने से पहले उसने किसी और कंपनी के अंदर 20 ऑडिट ले लियो पहले, भाई हमारे यहां अभी तक रीअपॉइंट नहीं हुआ था, हो सकता है उससे पहले उसने और नई ऑडिट्स ले ली और उसकी 20 की लिमिट ही पूरी हो गई हो। जब 20 की लिमिट पूरी हो गई तो डिस्क्वालीफाई हो गया, जबरदस्ती थोड़ी बना लोगे। तो लॉ बोला पहली कंडीशन तो यह है कि वो रीअपॉइंटमेंट होने के लिए डिस्क्वालीफाइड ना हो, ठीक है, ऑब्वियस। दूसरा, उसने खुद नहीं मना किया, मैंने यश को बोला रीअपॉइंट होगा, इसने मना कर दिया, बोले नहीं होगा, ठीक है, बाढ़ में जाना, नहीं होना ना रीअपॉइंट, नहीं होना ना, तो जा पे बेटा, जाओ। तो समझ रहे हो, आज यही मना कर देगा तो हम जबरदस्ती थोड़ी रीअपॉइंट कर लेंगे। तो दूसरी पॉइंट बोल रहा है उसने मना नहीं किया, ही हैज नॉट गिवन टू कंपनी अ नोटिस, उसने बोले कंपनी को कोई नोटिस ना दिया हो, ये बोलते हुए ऑफिस अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड, उसने कंपनी को कोई ऐसा नोटिस नहीं दिया हो जहां पे उसने अपनी क्या जता दी हो, अनविलिंगनेस जता दी हो कि बोले मैं तो रीअपॉइंट होना नहीं चाहता। तो बोले उसने कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया है, वो डिस्क्वालीफाइड नहीं हुआ है, क्लियर है? अच्छा, कई बार बेटा क्या होता है, जैसे एजीएम चल रही है, 5 साल पूरे हो गए, यश के एजीएम चल रही है, कई बार एजीएम में शेयर होल्डर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोल देते हैं कि बोले हम रिटायरिंग वाले को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, बोले हमको उसकी शक्ल पसंद नहीं। कंपनी की एजीएम चल रही है, सारे शेयर होल्डर एजीएम में आए हैं, ठीक है, और मीटिंग में सारे शेयर होल्डर बोल रहे हैं नहीं यश को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, तो पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। क्या मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन का? 75%। तो 75% शेयर होल्डर ने अगर अप्रूवल दे दी कि बोले नहीं यश को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, तो फिर नहीं होगा। कई बार होता है एजीएम में एसआर पास हो जाता है, एसआर पास करके बोल देते हैं कि रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, बोले हम तो उसकी जगह किसी और को करेंगे, हम तो उसकी जगह किसी और को करेंगे। तो लॉ बोला एजीएम में इस तरह का कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ हो जो ये बोल रहा हो कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं करेंगे या हम रिटायरिंग ऑडिटर की जगह किसी और को अपॉइंट करेंगे, बोले इस तरह का स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हुआ, क्योंकि अगर हो गया फिर तो ऑब्वियस सी बात है आप रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट नहीं कर पाएंगे। हम कंडीशन किसकी पढ़ रहे हैं? रीअपॉइंटमेंट की पढ़ रहे हैं ना, अरे बोलो। तो बोला कि ये 3 कंडीशन है, बोले तीनों पूरी हो जाए तो रीअपॉइंट मत करना, नहीं हो तो कर देना। बोलो आ गया, बोले सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, ये तीनों फुलफिल हो गई तो बोले रीअपॉइंट कर देना, नहीं फुलफिल तो मत करना। पहली कंडीशन वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है, दूसरी कंडीशन उसने मना नहीं किया, तीसरी कंडीशन स्पेशल रेजोल्यूशन जिसके थ्रू कोई और बन रहा है, अपॉइंटिंग सम अदर ऑडिटर और प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली दैट ही शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड हैज नॉट बीन पास्ड बाय द एजीएम। ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन जिसके थ्रू किसी और को बना रहे हैं और ये क्लियर बोल रहे हैं कि रिटायरिंग को रीअपॉइंट नहीं करेंगे, ऐसा स्पेशल रेजोल्यूशन पास ना हो। बोले अगर ये तीनों कंडीशन पूरी हो गई तो हम रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। बोलो आया? तो आपसे कोई पूछे कि क्या रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हो सकता है? बोले हो सकता है। डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, उसने कंपनी को कोई नोटिस नहीं दिया अपनी अनविलिंगनेस का और स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है,
किसी और को अपॉइंट करने के लिए या ये बोलने के लिए कि उसे रीअपॉइंट नहीं करेंगे। कोई दिक्कत? तो पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि क्या रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे हाँ, रिटायरिंग ऑडिटर को रीअपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन टोटल कंडीशन कितनी है? 3। बोले तीनों पूरी होंगी तो रीअपॉइंट होगा, और इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं हुई तो रीअपॉइंट नहीं होगा। कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। नहीं, अब लॉ में ऐसा लिखा है ना, तो ये ऐसा क्वेरी मत पूछो। मतलब लॉ ने अगर एसआर बोल दिया, मैंने आपको पहले ही बोला कहां ओआर है कहां एसआर है मैं नहीं बताऊंगा, सेक्शन बताएगा। तो जब इस सेक्शन में एसआर लिखा है तो एसआर है, ओआर का कोई सवाल ही नहीं उठता। क्लियर है? इसमें मतलब गवर्नमेंट। हाँ हाँ, ये तो कोई सी भी कंपनी। भैया एक चीज समझो, कहीं सेक्शन बोलेगा गवर्नमेंट के लिए अलग है, नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग है, तब हम अलग करेंगे, नहीं तो सब कॉमन होता है। कंपनी तो कंपनी है, कोई सी भी हो। यहां तक क्लियर है? और कोई क्वेरी? 20 की जो लिमिट है ऑडिट करने की, ये सिर्फ एक फर्म पे पर पर्सन है भाई, सीए की है, फर्म की थोड़ी है। तो एक फर्म में 6 पार्टनर है तो 120 की लिमिट हो गई, 10 है तो 200 की हो गई, 20 है तो 400 की हो गई, 30 है तो 600 की हो गई। पर पर्सन है। एक सीए 20 कर सकता है, मतलब एक फर्म 20 कर सकती है, एक सीए 20 कर सकता है। तो फर्म में जितने सीए होंगे उतने ज्यादा ऑडिट्स हो भाई। एनीथिंग एल्स ये सब आएगा, लेकिन आगे भी पढ़ाएंगे तुम्हें, लिमिट की कैलकुलेशन सिखाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। और बताइए और कुछ? चले चलो सर, अब क्या बात करूं? अच्छा, अब मान लो क्या हुआ, एजीएम हुई। क्या हुई? एजीएम में ये श्वेता रिटायर हो गई। श्वेता रिटायर हो गई। श्वेता तो रिटायर हो गई, ये तो रिटायर हो गई। अब एजीएम हुई। एजीएम में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्रपोज किया गया कि श्वेता को रीअपॉइंट कर देते हैं, श्वेता को रीअपॉइंट कर देते हैं। लेकिन अब अचानक से बीच में एजीएम बंद करनी पड़ी, बोले भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, एजीएम कैंसिल हो गई। एजीएम में शेयर होल्डर ने लड़ाई कर ली, एजीएम कैंसिल हो गई। एजीएम हुई, तेज बारिश लगने लग गई, तेज बारिश आ गई, बह गए लोग। हो क्या रहा है घटना समझो, एजीएम हुई, कुल मिला के एंड में एजीएम में ऑडिटर ही नहीं अपॉइंट हुआ, ना तो रिटायरिंग वाला रीअपॉइंट हुआ ना कोई और ही हुआ, एजीएम में ऑडिटर ही नहीं हुआ अपॉइंट। बच्चे बोलते हैं क्यों नहीं हुआ? सर कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, एजीएम कैंसिल हो सकती है। एजीएम में हो सकता है शेयर होल्डर की आपस में नहीं पटी, लड़ाई झगड़े हो गए, एजीएम में नहीं ऑडिटर अपॉइंट हुआ। लॉ तो सिर्फ इतना बोल रहा है कि अगर एजीएम होल्ड हुई और किसी भी कारण से, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो, अगर एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाता है तो यह अज्यूम करके चला जाएगा कि रिटायरिंग ऑडिटर रीअपॉइंट हुआ है। ये अज्यूम करके चला जाएगा कि शी हैज बीन रीअपॉइंटेड। एजीएम हुई, उसमें ऑडिटर अपॉइंट हो गया, चाहे इसी को रीअपॉइंट कर दिया चाहे किसी और को कर दिया तो बात खत्म। पर मान लो किसी भी कारण से, कारण में हमको नहीं जाना, किसी भी कारण से एजीएम हुई लेकिन एजीएम के अंदर अगर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो पाया तो लॉ बोला हम ये मान के चलेंगे कि रिटायरिंग ऑडिटर हैज बीन रीअपॉइंटेड। तो लॉ बोला वेयर एट एनी एजीएम नो ऑडिटर इज अपॉइंटेड और रीअपॉइंटेड, द एग्जिस्टिंग ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंपनी का क्या रहेगा? ऑडिटर रहेगा। समझ में आ गया? मतलब जो है वो रहेगा। भाई अब तुमने एजीएम कराई, ऑडिटर ही नहीं बनाया, तो बिना ऑडिटर के तो कंपनी चल नहीं सकती। तो लॉ ने बोला ठीक है भाई, तुमने एजीएम कराई, एजीएम में ऑडिटर नहीं बनाया, नहीं बनाया, क्यों नहीं बनाया मुझे नहीं पता, क्यों नहीं बनाया, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन लॉ बोला अगर एजीएम में ऑडिटर नहीं बना तो जो एग्जिस्टिंग बंदा था उसी को रीअपॉइंट मान लिया जाए। ये बात लिखी हुई है 139 के 10 में। अब ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड सारी बातें हो गई। 139 1 हो गया, 139 2 3 4 नहीं हुआ, 139 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। और यहां पे आके मेरी तरफ से अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड बातें खत्म होती हैं। बिल्कुल अलग बातें लिखी है, पढ़ेंगे वो भी हम नेक्स्ट क्लास में, वही चालू करूंगा। लेकिन 139 2 3 4 में बिल्कुल अलग बातें लिखी हुई है जिनका ऑडिटर के अपॉइंटमेंट से रिलेशन नहीं है। ठीक है? हाँ, आप बताइए बेटा कुछ कुछ। अगर कोई कंपनी में ऑडिट कमेटी है हम्म। और उनको जैसे ऑडिट कमेटी, अगर कोई कंपनी हमको वापस से वही अपना जो पुराना वाला ऑडिटर वही बनाना है, ऑडिट कमेटी बोली ये नहीं आप दूसरा लो, मतलब भाई देखो ऐसा होता है, सुनना, ऑडिट कमेटी है नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है, ये मतलब ऑडिट कमेटी का कोई पॉइंट नहीं है। ऑडिटर के 5 साल पूरे होते हैं,
तो ऑब्वियसली वापस से कोई ना कोई ऑडिटर तो बनेगा, तो रिकमेंडेशन देना है ऑडिट कमेटी का। तो अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनानी तो बोर्ड ये रिकमेंड कर देगा कि रिटायरिंग वाले को रिअपॉइंट कर दो, और अगर ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रिकमेंड कर देगी और बोर्ड एजीएम को रिकमेंड कर देगा। पॉइंट इतना सा है, रिटायरिंग को भी रिअपॉइंट करना है तो नाम रिकमेंड तो करना ही पड़ेगा, समझ गए? इसका ऑडिट कमेटी से कोई रिलेशन नहीं, जनरल पॉइंट। हाँ बेटा, सर ये रीअपॉइंटमेंट हुआ है उसी ऑडिटर का, इस वाले का, नहीं नीचे वाले का। हाँ ठीक है ठीक है, तो इसके अंदर टेन्योर क्या होगा फिर उस ऑडिटर? अगली एजीएम तक, फिर अगली एजीएम में वापस से अपॉइंट होगा तो ठीक है, नहीं फिर ये चलता रहेगा 5 साल का टेन्योर। 5 साल का नहीं। अब ये जब तक एजीएम में नहीं हो रहा तब तक चलेगा, तो जैसे इस वाली एजीएम में तो हुआ नहीं, तो अगली एजीएम तक तो इसको भाई को रहना ही है, अगली एजीएम में फिर देखेंगे क्या हो रहा है। अगली एजीएम में इसी को रिअपॉइंट कर दिया तो नक्की, किसी और को कर दिया तो भी नक्की, नहीं किया तो फिर यही भाई साहब चलते रहेंगे और यही सिलसिला कंटिन्यू रहेगा टिल जब तक एजीएम में ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो। यहां तक क्लियर है बेटा? चलिए, तो आज इतना ही रखते हैं। अब कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी छुट्टी नहीं करेगा। कल मैं 139.2, 139.3 और 139.4 पढ़ाऊंगा। ब्यूटीफुल सेक्शन है, मजा आ जाएगा, मतलब पढ़ के आपको लगेगा हाँ यार हम कुछ सीए लेवल की पढ़ाइयां कर रहे हैं, जो फाउंडेशन पे शायद नहीं लगता है बच्चों। फाउंडेशन की पढ़ाई बहुत इजी होती है, अभी जो हम ये चीजें पढ़ रहे हैं दीज आर ऑल ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स। क्लियर है? चलिए।